Hello students, welcome to RN Classes YouTube चैनल। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सीबीएसई बोर्ड पेपर पंचकुला रीजन मैथमेटिक्स का जो कल कंडक्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन। कल हमने वीडियो डाला था जिसमें हमने चंडीगढ़ रीजन का पेपर डिस्कस करा था, सेट 1, सेट 2, सेट 3। आज हम डिस्कस करेंगे पंचकुला रीजन का पेपर सीरीज EF3GH सेट 1। ये फर्स्ट पेज ऑफ द पेपर है जिसमें इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, सेक्शन 1, सेक्शन ए जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एमसीक्यूज हैं इसमें 20, तो एक एक करके हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आंसर्स बताऊंगा, उसके बाद जहां पर मेरे को कोई भी पॉइंट आपको बताना होगा वो मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। तो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन क्या था? इफ tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3 देन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू। अब भाई tan 3 थीटा √3 है, √3 कब होता है? 60 डिग्री पे। tan 3 थीटा tan 60 हो गया, 3 थीटा 60 हो गया, वहां से थीटा की वैल्यू आ गई और वहीं से हमारे को थीटा बाय 2 की वैल्यू मिल गई, तो आंसर आ गया 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन देखें, इफ x इज द एलसीएम ऑफ 4, 6, 8, y इज द एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7, p is the LCM of x and y, then which of the following is true? भाई x 4, 6, 8 का LCM है तो x हमने निकाल लिया, 24 आ गया। फिर y जो है that is the LCM of 3, 5, 7, 3, 5, 7 का LCM निकाल लिया, 105। अब p is the LCM of x and y, p जो है x और y का LCM है, इन दोनों का LCM हमने निकाल लिया। अब जो ऑप्शन दे रखी थी वो p इन टर्म्स ऑफ x और y था, तो p की वैल्यू x की टर्म्स में हमने देखी, यहां से हमने देख लिया, तो इट कम्स आउट टू बी x इंटू 30। अब क्योंकि ऑप्शन में p इज इक्वल टू 35x था, तो वहां से हमें स्ट्रेट अवे पता लग गया ए ऑप्शन। वैसे अगर y को भी हम चेक कर लेते तो p इज इक्वल टू 8 टाइम्स y, वो ऑप्शंस में था ही नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इंफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इंफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं? वेल a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। वहां से जैसे ही हमने पुट करा, सिंप्लीफाई करा, वी गेट k एज 1/6, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन क्या था? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दोनों की वैल्यूज हमारे को मिल जाती हैं पॉलिनोमियल से। जैसे ही हम इसमें पुट करते हैं, वी गेट द आंसर एज a माइनस b। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, what it says, correct answer is option A। क्वेश्चन है, if x by 12 minus 3 by x is equal to 0, then the value of x is। जैसे ही हम LCM लेकर के सिंप्लीफाई करते हैं, x square minus 36 is equal to 0, वहां से x की दो हमारे पास प्लस माइनस 6, that is option A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A। Question is, the line represented by this x by 4 plus y by 6 equal to 1 intersects x-axis and y-axis respectively at P and Q. Coordinates of the midpoint of the line segment PQ. भाई x-axis को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, y-axis को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक बार हमने x एक्सिस को इंटरसेक्ट करना है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, y को 0 पुट करा, वहां से a की वैल्यू आ गई। जैसे ही y एक्सिस को इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालना है तो 0, b, तो x को 0 पुट करा, वहां से हमारे पास वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई 6। तो दोनों पॉइंट्स आ गए p एंड q, और उसके बाद pq का मिड पॉइंट आपको चाहिए था, तो 4 + 0/2, 0 + 6/2, वहां से आंसर आ गया 2, 3, दैट इज ऑप्शन ए।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन इज टू ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR, P और Q के वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स दे दिए आपको। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स PQ इन द रेशियो 2:1। P भी पता है, Q भी पता है, 2:1 आपको निकालना है। तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज करोगे, वहां से आप निकाल लोगे 2 × 5 10 - 1/3, 2 × 2 4 + 1 × 5 4 + 5/3 दैट इज 3,3 ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। If tangents TA and PB are drawn from an external point to the circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree as shown in the given figure, measure of angle POA। POA एंगल बताना है, आंसर है बी ऑप्शन 50 डिग्री। कैसे आएगा भाई, ये टेंजेंट्स हैं तो यहां पर 90 का एंगल आ गया, दोनों ट्राइंगल्स डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। ये 80 था तो ये दोनों एंगल्स हो गए हमारे पास 40 डिग्री ईच। अब ये 90 है, ये 40 है, दिस एंगल आई नीड टू फाइंड POA comes out to be 50 degrees by the angle sum property of the triangle। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्या था, cos थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू। अब भाई ऑप्शन को देख करके समझ में आ रहा था हम साइन कॉस में चेंज कर लें, तो cos थीटा को लिख दिया cos थीटा बाय sin थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा। तो वहां से जब हमने करा cos² थीटा प्लस sin² थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा, तो यहां से सिंप्लीफाई करा, दिस कम्स आउट टू बी secant थीटा इंटू cosecant थीटा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। देखें क्वेश्चन क्या है, इफ इन टू ट्राइंगल DEF एंड PQR angle D is equal to angle Q and angle R is equal to angle E, then which of the following is not true? Not true, very important। अब DEF और PQR में ये गिवन है तो क्या ध्यान में आता है भाई, डेफिनेटली ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर, क्योंकि हमारे को रेशियोज में डील करना है तो सिमिलरिटी पे जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो D is equal to Q, तो D के कॉरेस्पॉन्डिंग Q लिखा, R is equal to E, तो E के कॉरेस्पॉन्डिंग R लिखा, तो F के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा आ जाएगा, P आ जाएगा। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो वहां से हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। भाई पहला है DE by QR, DE by QR is equal to DF by QP, बिल्कुल ठीक है। B ऑप्शन को चेक करते हैं, EF by PR, DF by QP, ये भी ठीक है। ऐसे ही सी ऑप्शन को चेक करते हैं, वो भी ठीक है। जब हम डी ऑप्शन को चेक करते हैं, वी गेट DE बाय PQ। डी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, QR है, PQ तो है ही नहीं, तो दिस ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। करेक्ट इज ऑप्शन सी। देखें क्वेश्चन क्या है, द मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल LMN and triangle ABC are shown in the figure। दोनों की मेजरमेंट शोन है। The length of the side AC is, AC साइड इस लेंथ पे हमारे को कमेंट करना है। अब क्लियरली यहां पे 130 डिग्री था, यहां 130 डिग्री था, यहां 22 डिग्री था, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल आ गया 28 डिग्री। तो जैसे ही आया ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे को दिख गए कि सिमिलर हैं। तो यहां पर साइड थी 5, यहां पर है 45, तो 5 से 45 कितना है, 9 टाइम्स है। क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो यहां से यहां भी 9 टाइम्स होगा। यहां 72 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली जो साइड आ गई, दैट कम्स आउट टू बी 9। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब्स are in the ratio 8:125, then the ratio of their surface areas is। अब क्या है, वॉल्यूम्स की रेशियो की बात हुई है। पहले क्यूब का वॉल्यूम V1, दूसरे का V2, 8/125। रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज हमने बतानी है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्या करेंगे भाई, वॉल्यूम की बात करी है, पहले की साइड A1 ले ली, दूसरे की A2 ले ली, तो A1 क्यूब बाय A2 क्यूब 8/125। तो यहां से मेरे को A1/A2 एजेस में रेशियो मिल गई A1/A2। अब मेरे को रेशियो बतानी सरफेस एरियाज की,
तो सरफेस एरिया होता है 6a1 स्क्वायर 6a2 स्क्वायर, उसमें रेशियो चाहिए थी 6 से 6 के, a1 बाई a2 पता था तो इसका स्क्वायर आ गया 4/25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्या था? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 36 इज 54 पाई। एरिया ऑफ सेक्टर एरिया 36 सेंटीमीटर रेडियस है, 54 पाई। लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ की बात करिए। अब भाई एरिया ऑफ सेक्टर से आर्क लेंथ पे जाना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 54 पाई। तो वहां से ये चीज आ गया। अब हमने करना क्या है? आर्क कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क की लेंथ बतानी है, वो भी पाई की टर्म्स में है। तो आर्क लेंथ क्या होती है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर। तो अगर यहां से यहां पर आप देखो तो थीटा बाई 360 दोनों जगह पर आ रहा है, तो यहां से मैंने थीटा बाई 360 की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 54/36 इंटू 36। वो वैल्यू स्ट्रेट अवे यहां पे प्लेस करता हूं, उसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो आई गेट द आंसर एज 3 पाई, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अ die is rolled once, probability of getting a number which is not a factor of 36, not a factor of 36। भाई 36 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? डाई को रोल करा है, 1 भी होगा, 2, 3, 4 एंड 6। अब डाई को रोल करने पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऑप्शंस आर देयर। तो 5 में which is not a factor of 36, तो only one option is left, that is 5। तो 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सिंपल था, इफ द मीन ऑफ दिस इज 7 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। मीन निकाल सकते हो। मीन के लिए क्या करोगे? सबको एड अप कर दिया, डिवाइडेड बाय 7 करा, दिस इज इक्वल टू 7, सिंप्लीफाई करा, एक्स कम्स आउट टू बी 3। पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन देखें, AOBC इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर गिवन। A गिवन है, O गिवन है, B गिवन है। भाई 0, 2, 0, 0, 4, 0, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू, इस रेक्टेंगल के डायगोनल, इसकी बात कर रही है, और स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो ये 2 है, ये 4 है, तो आई कैन फाइंड दिस वन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर। डायगोनल स्क्वायर ही हमने बताना था, दैट कम्स आउट टू बी 20। पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन इज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर। इस पॉलिनोमियल की जीरोस की बात करिए। जीरो हम फाइंड कर सकते हैं बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। बहुत सिंपल है, जैसे ही हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग करी, सिंप्लीफाई करा, और वहां से हमारे पास जीरोस आ गई 2√2 एंड √2, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्या था? इन द गिवन फिगर, इन ट्राइंगल ABC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, BAC दिस एंगल इज 90 डिग्री, BC की लेंथ हमारे को दे दी 16 एंड DC इज इक्वल टू 4, दिस इज 4। वैल्यू ऑफ एक्स बतानी थी, हमने ये बताना था। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते, तो जैसे ही आपको इसमें डील करना था, ये 16 है, ये एक्स है, तो ध्यान में आ जाता है कि भाई ये वाला छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है, क्योंकि एंगल सी कॉमन है। एक 90 का एंगल है, बड़े वाले में भी एक 90 का एंगल है। तो आई कैन से ट्राइंगल CDA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAB बाय A रूल। तो वहां से मैंने रेशियो लिखी, वैल्यूज पुट करी, सिंप्लीफाई करा, तो आई गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 8। आगे चलते हैं। नाउ वी हैव 2 assertion reason टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19, दिस वन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। देखते हैं assertion, a ladder leaning against a wall stands at a horizontal distance of 6 meter from the wall। भाई एक लैडर है, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, 6 मीटर डिस्टेंस है। वॉल की जो हाइट है टू विच द लैडर रीचेज इज 8 मीटर। वी नीड द लेंथ ऑफ द लैडर। लेंथ ऑफ द लैडर इज 10, ये गिवन है।
तो ये 8 है, ये 6 है, तो ये डेफिनेटली 10 है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो असर्शन इज ट्रू. द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड. ये रीजन दे रखा भाई, ये 8 है, ये 6 है, इस एंगल की बात कर रहे हैं. ये एंगल 60 डिग्री कैसे हो सकता है? 8/6 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हाउ कैन दिस एंगल बी 60? 60 तो तब होता जब यहां पर रेशियो क्या होती? √3 होती. दैट मीन्स रीजन इज फॉल्स. तो assertion is true, reason is false. Therefore, option C. And finally, last question A. Assertion reason type. इसमें करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B. देखें क्या है assertion. If two tangents are drawn to a circle from an external point, then they subtend equal angles at the center of the circle. Two tangents are drawn from an external point. So they subtend equal angles at the center. तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. डेफिनेटली ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि जैसे ही हमने बनाया ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं, तो वहां से मैं कह सकता हूं these two angles are equal. तो assertion is true. उसके बाद है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस. ये रीजन में दे रखा है. इस स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं. अब पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो सर पैरेललोग्राम बाहर, हमने पैरेललोग्राम बना लिया. ये रोम्बस होगा. देख लेते हैं भाई, जैसे ही हमने ये फिगर बनाई तो हमारे को ध्यान में आया टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट का मैं यूज करूंगा, तो ये दोनों लेंथ बराबर हो गई, तो इसको हमने x मान लिया. सिमिलरली यहां से हमने देखा तो ये दोनों लेंथ बराबर हो गई, इसको y मान लिया. ऐसे इधर से देखा तो इन दोनों लेंथ को z मान लिया और इधर दोनों लेंथ को t मान लिया. ये चीज आ गई. उसके बाद हमने देखा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है भैया, अपोजिट साइड्स इक्वल होती, तो उसी का हमने यूज करा. वहां से जब हमने देखा तो हमारे पास आ गया t = y. तो t और y इक्वल आ गए, तो t की जगह पर भी हमने y रख दिया, तो ये y + z बन गया, ये भी y + z बन गया. हमारे पास आ गया पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई, और हमने पढ़ रखा है 9th में, अगर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल हो तो वो क्या होता है? रोम्बस होता है. सो दैट मीन्स रीजन इज ऑल्सो ट्रू. assertion is true, reason is true, but रीजन से assertion नहीं पता लग रही. That's why option B. So this completes section A. आगे चलते हैं section B. Now 2 marks question, subjective type question start हो गए. क्वेश्चन है if 4k is equal to tan square 60 degree minus 2 cosecant square 30 degree minus 2 tan square 30 degree, then find the value of k. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई. 60 डिग्री tan 60 डिग्री की वैल्यू पता है, कोसेकेंट 30 की वैल्यू पता है, tan 30 की वैल्यू पता है. जैसे ही मैंने वैल्यूज को पुट करा, सिंप्लीफाई करा, आई गेट द वैल्यू ऑफ k एज -17/12. साथ साथ अपने सॉल्यूशंस को चेक करते जाना. क्या आप लोग भी इसी टाइप के स्टेप्स लिख करके आए हो, सो दैट आपको अपना स्कोर अभी पता लग जाए. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22. नेक्स्ट, the probability of guessing the correct answer of a certain test question is x/12. If the probability of not guessing the correct answer is 5/6, then find the value of x. भाई, probability of guessing the correct answer and probability of not guessing the correct answer, तो ये दोनों इवेंट्स कैसे हो गए? These are complementary events. भाई, probability of E plus probability of not E, E dash, E complement. तो दोनों probabilities का सम क्या होता है? 1 होता है. तो जैसे ही मैंने इसमें करा x/12 + 5/6 = 1, वहां से सिंप्लीफाई करा, आई गेट x as 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. इससे फर्स्ट पार्ट में क्या था? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 644 एंड 462. स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय बोथ दीज नंबर. अब भाई जो नंबर इनसे डिविजिबल होगा मतलब वो इसका क्या होगा? मल्टीपल होगा. इससे भी डिविजिबल है मतलब इसका भी मल्टीपल होगा. दोनों के मल्टीपल्स पर फिर स्मॉलेस्ट होना चाहिए. दोनों का मल्टीपल मतलब कॉमन मल्टीपल. स्मॉलेस्ट मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो अब एलसीएम निकालना है, तो 644 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 462 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली. वहां से जैसे ही मैंने एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई करा, तो आई गेट द आंसर एज 21252. इस क्वेश्चन में चॉइस थी और पार्ट. 2 numbers are in the ratio 4:5 and their HCF is 11. Find the LCM of these numbers. भाई नंबर्स की रेशियो 4:5 है. एक नंबर को 4x मान लिया, एक को 5x मान लिया. तो
इन नंबर्स का HCF बेसिकली अगर आप देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, x comes out to be 11। LCM निकालना था तो LCM इन दोनों को क्या बना 20x, दैट इज 20 into 11 220। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अगेन फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the given quadratic equation has real and equal roots। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं? When the discriminant is equal to 0। जैसे ही मैंने डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वहां से सिंप्लीफाई करा तो आई गेट द वैल्यूज ऑफ k एज प्लस माइनस 4। इस क्वेश्चन में भी चॉइस थी। इसके साथ जो दूसरा पार्ट था, इफ बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब अल्फा और बीटा इसकी जीरोस हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो ध्यान में आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। आपने पढ़ रखी है तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसकी वैल्यू लिखी। जैसे ही आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसमें से मैं अल्फा बीटा होल क्यूब कॉमन ले सकता हूं, तो बच गया अल्फा प्लस बीटा। वैल्यूज पुट करी, आई गेट द आंसर एज 135। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। Again very simple question, NCERT बुक में है, करा रखा है क्लास के अंदर भी। तो एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स है ये पैरेलल होंगे, इनको प्रूव करना है। इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। ये डायमीटर है। अब रेडियस और टेंजेंट के अंदर हमने पढ़ रखा है रिलेशन होता है, रेडियस is always perpendicular to the tangent, तो ये एंगल 90, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये एंगल 90। ये दोनों कैसे एंगल्स हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इक्वल हो गए, तो डेफिनेटली ये दोनों टेंजेंट्स क्या हो गए? पैरेलल हो गए। नाउ वी आर पासिंग ऑन टू सेक्शन सी, जिसमें 3 मार्क्स क्वेश्चंस हैं। अब थोड़ी लेंथ बढ़ रही है तो स्टेप वाइज चेकिंग होगी, तो आप ध्यान से देखो। 26 क्वेश्चन, ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज दिस एंड x प्लस वाई माइनस 0, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3, 4 एंड k6, 3, 4 एंड k6, इसका मिड पॉइंट है P, मतलब 1:1। मिड पॉइंट हमने निकाला 3 प्लस k/2, 4 प्लस 6/2। अब ये था x, y, x और y में रिलेशन दे रखा है, तो x की जगह पर ये पुट कर दिया, y की जगह पर 10/2 5 पुट कर दिया, इसमें पुट करा, सिंप्लीफाई करा, आई गेट द वैल्यू ऑफ k एज 7। इसमें जो चॉइस वाला पार्ट था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब आपको इस लाइन को ए और बी को जो ज्वाइन कर रही है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। 4 इक्वल पार्ट्स में करना है तो ये जो पॉइंट्स आएंगे, तो ये जो पॉइंट होगा ये बेसिकली इधर और इधर का बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। तो सबसे पहले मैं सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं, यहां से डायरेक्टली मिड पॉइंट से निकाल लूंगा 0,5। एक पॉइंट मिल गया मेरे। अब इधर एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट इधर आएगा। नेचुरल है कि क्योंकि ये चारों पार्ट्स इक्वल हैं, तो पी जो है वो एसी का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो ये भी पता है, ये भी पता है, तो इधर से भी मैं मिड पॉइंट निकाल सकता हूं। इट कम्स आउट टू बी -1,7/2। सेम वे सी और बी, इसका मिड पॉइंट होगा Q, तो ये भी पता था, ये भी पता था, यहां से भी मैं मिड पॉइंट निकाल सकता हूं। तो इन दिस वे आई गेट द 3 पॉइंट्स एज -1,7/2, 0,5 and 1,13/2। Passing on to the next question, 27th question। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार कराया हुआ है, क्लास के अंदर भी डिस्कस्ड है। इर्रेशनैलिटी का प्रूफ है। प्रूव दैट दिस नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। एक अच्छा काम था, √3 इर्रेशनल है, ये दे ही रखा था, तो इट बिकम्स वेरी सिंपल। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से हम जाते हैं। लेट दिस नंबर बी अ रैशनल नंबर, तो आई कैन पुट दिस नंबर एज a/b। तो 5√3 इज इक्वल टू a/b माइनस 2/3। तो √3 इज इक्वल टू 5 की साइड चेंज कर दी, 1/5 a/b माइनस 2/3। अब 1/5 भी एक रैशनल नंबर है, a/b भी रैशनल नंबर है, 2/3 भी एक रैशनल नंबर है।
रैशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन से रैशनल मिला, उसको रैशनल से मल्टीप्लाई करा तो प्रोडक्ट भी रैशनल मिला, तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड एक रैशनल नंबर आ गई, और लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, इर्रेशनल नंबर विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, एंड दिस प्रूव्स कि ये नंबर क्या है, इर्रेशनल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 3 मार्क्स के अंदर, स्ट्रेट अवे नंबर ले लो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, प्रूव दैट। अब अंडर रूट के अंदर सेकेंड ए -1 ओवर सेकेंड ए +1, यहां पे सेकेंड ए +1 ओवर सेकेंड ए -1। साइड से जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूं, रैशनलाइज कर देता हूं, इसको रैशनलाइज करूंगा सेकेंड ए -1 से, तो ऊपर बनेगा सेकेंड ए -1 होल स्क्वायर, नीचे सेकेंड ए +1 इंटू सेकेंड ए -1 बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए -1, और इधर बन गया सेकेंड ए +1 होल स्क्वायर, नीचे बन गया सेकेंड स्क्वायर ए -1। तो यहां से जैसे ही हमने करा, तो सेकेंड ए -1 का होल स्क्वायर है, अंडर रूट है, तो सेकेंड ए -1 आ गया, और इधर आ गया सेकेंड स्क्वायर ए -1, दैट इज tan स्क्वायर ए, और उसका अंडर रूट हुआ तो tan ए, ऐसे ही यहां पर आ गया। इसको जैसे ही मैंने सिंप्लीफाई करा, तो ये आ गया 2 सेकेंड ए बाई टेंजेंट ए +2, और इसको सिंप्लीफाई करा तो दिस कम्स आउट टू बी 2 कोसेकेंड ए। आगे चलते, इसका और पार्ट, प्रूव दैट 1 ओवर cos a माइनस cos a इंटू 1 ओवर sin a माइनस sin a इज इक्वल टू 1 ओवर tan a प्लस cot a। तो इसको जैसे ही मैंने सिंप्लीफाई करा लेफ्ट हैंड साइड को, तो एलसीएम दिया, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a ओवर cos a इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर a ओवर sin a। अब यहां पर 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है, sin स्क्वायर a, और 1 माइनस sin स्क्वायर a क्या होता है, cos स्क्वायर a। cos a से ये स्क्वायर कट गया, sin a से ये स्क्वायर कट गया, ये आ गया मेरे पास sin a इंटू cos a। अब लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो गई sin a एंड cos a में। राइट हैंड साइड को अगर मैंने देखा, तो ये था 1 ओवर टेंजेंट a प्लस cot a, तो टेंजेंट को भी मैंने sin a बाई cos a, और इसको चेंज कर दिया cos a बाई sin a। एलसीएम लिया sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, और जो डिनोमिनेटर में sin a cos a था, वो न्यूमरेटर में आ गया sin a इंटू cos a। तो राइट हैंड साइड भी sin a इंटू cos a, लेफ्ट हैंड साइड भी sin a इंटू cos a। तो फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS, तो इन दिस वे वी कैन प्रूव। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। What it says, a chord of a circle of radius 10 centimeters subtends a right angle at the center of the circle. Find the area of the corresponding minor segment. Use pi is equal to 3.14. ये इंपॉर्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 लेकर के करना है। तो यहां पर जिन्हें ये बनाया, रेडियस इज 10, सेंटर पे एंगल 90 डिग्री का है, माइनर सेगमेंट का एरिया, ये वाला एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट हमें पता है, हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दो। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो उसके अंदर मैंने वैल्यूज रख दी। एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां पे 90 का एंगल था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10। जैसे ही मैं सिंप्लीफाई करता हूं, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करी, सिंप्लीफाई करा, आई गेट द आंसर एज 57/2, दैट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, बिल्कुल सी, अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब 3 कॉइन्स की टॉसिंग हो रही है, तो सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस लिख लेता हूं। 3 कॉइन्स को टॉस करा तो क्या आएगा भाई, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल। भाई पहले 3 हेड्स वाले केसेस ले लिए, फिर 2 हेड्स वाले केसेस ले लिए, फिर 1 हेड वाले केसेस ले लिए, और फिर बाद में 0 हेड, दैट इज ऑल 3 टेल्स, वो केसेस ले लिए। टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास आ गए 8। अब पहला हमने निकालना था एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो यहां पर कोई टेल नहीं है, यहां पर 1 टेल है, यहां पर 2 टेल्स हैं, तो ये 3 आ गए, एग्जैक्टली 2 टेल्स, तो 3/8। उसके बाद है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, 0 हेड वाला केस नहीं चलेगा, अभी चलेगा। इसके बाद जितने भी है इन सब में 1 हेड है, तो हाउ मेनी, 7, तो 7/8। उसके बाद था एटमोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स हो सकते हैं, मतलब 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब 3 हेड वाला केस नहीं हो सकता, ये केस नहीं हो सकता, बाकी सारे हो सकते हैं।
कितने हैं ये 7, तो 7/8। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, बहुत सिंपल, फटाफट नंबर लो, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 31, ये 3 मार्क्स में लास्ट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर पीसी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट सी, AOB is a diameter which when extended meets the tangent at P. Find angles CBA and BCO if angle PCA is 110 degree. अब इसको ध्यान दोगे, अगर गिवन इसके अंदर हमने बना लिया, आपको गिवन था PCA, ये पूरा एंगल 110 डिग्री का है। 1 + 2 + 3, अगर मैं मार्क कर लूं 1 + 2 + 3 110 डिग्री का है। फर्दर ये है रेडियस और पीसी था टेंजेंट, तो एंगल 1 + एंगल 2 है 90 डिग्री। ठीक है, अब 1 + 2 90 है, तो यहां से मेरे पास 3 आ गया 20 डिग्री। फर्दर AB डायमीटर था, तो BCA एंगल 1 + 3, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 हो गया, तो वहां से मेरे पास क्योंकि एंगल C आ गया था, तो एंगल 1 आ गया 70 डिग्री। BCO, अब हमने OBC, ये एंगल भी बताना था, क्योंकि OB और OC क्या है, रेडियस है, तो ये तो इक्वल है, इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का आ जाएगा 70 डिग्री का आ जाएगा। आगे चलते हैं। नाउ पासिंग ऑन टू सेक्शन D, 5 मार्क्स क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। अभी तक देखो पेपर के अंदर बिल्कुल सिंपल, साथ साथ अपने क्वेश्चंस चेक करो, अपने मार्क्स लगाओ, आपको आज ही पता लग जाएगा आपके कितना स्कोर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32, the perimeter of an isosceles triangle is 32. If each equal side is 5/6 of the base, find the area of the triangle. Perimeter of isosceles triangle एरिया, एक isosceles triangle मैंने बना लिया, इक्वल साइड्स 5/6 ऑफ द बेस, तो बेस को मैंने 6x मान लिया, वो 5/6 है, तो दोनों इक्वल साइड्स 5x मान ली। ट्राइंगल हमने फाइंड करना था और पेरीमीटर दे रखा था, तो जैसे ही पेरीमीटर का मैं यूज करता हूं 5x + 5x + 6x, तो वहां से x की वैल्यू मिल गई, मतलब मेरे को तीनों साइड्स मिल गई। उसके बाद मैंने एरिया पे जाना था, तो मैंने यहां पे परपेंडिकुलर बना लिया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जैसे ही मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा, वो बेस को बाइसेक्ट करेगा और ये दोनों ट्राइंगल्स जो बन जाएंगे कैसे बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनेंगे। तो ये पूरा 6x था, तो ये हो जाएगा 3x, ये 3x है, ये 5x है, तो ये जो परपेंडिकुलर हमने बनाया H, इट कम्स आउट टू बी 4x। और जैसे ही मेरे को ये मिल गया, x की वैल्यू मेरे को मिल गई थी, तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू लिख सकता हूं, दैट कम्स आउट टू बी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें चॉइस थी, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP is 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम दे रखा है और उनका प्रोडक्ट दे रखा है। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। अब सबसे पहली चीज है सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म। तो थर्ड टर्म हो गई a + 2d, सेवेंथ टर्म हो गई a + 6d। इन दोनों का सम दे रखा है 6। यहां से a और d में एक रिलेशन हमारे को मिल गया। उसके बाद वो बोलता है एंड देयर प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब a + 4d 3 है, तो उसका मैं यहां पे यूज करूंगा, a की वैल्यू 3 - 4d जैसी मैंने यहां पे पुट करी, प्रोडक्ट वाले में सिंप्लीफाई करा, तो मेरे पास d के अंदर एक क्वाड्रेटिक बन गई। वहां से मेरे पास d की वैल्यू आ गई -1/2 और 1/2। d की वैल्यू आ गई मेरे पास इधर -1/2 और 1/2। d को -1/2 पुट करा, वहां से सिंप्लीफाई करा, तो a कम्स आउट टू बी, इसमें पुट कर लिया, तो a की वैल्यू आ गई 5 और d की वैल्यू 1/2 जब मैंने यहां पुट करी, वहां से मेरे पास a आ गया 1। तो आई गेट 2 डिफरेंट केसेस। अब मेरे को फाइंड करना था सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। AP की सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म फॉर्मूला हमारे को आता है n/2 × 2a + n - 1 × d। उसी के अंदर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो वहां से मेरे पास सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स आ गया, इधर 20 और 76। 2 केसेस हैं, आई गेट द 2 आंसर्स। इसका और पार्ट, चॉइस वाला जो पार्ट है, द मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन इज 8 years। मिनिमम एज इज 8 years
It is observed that the age of the youngest boy was 8 years and the ages of the participants when seated in order of age में उनकी सीटिंग करी है, have a common difference of 4 months. 4 months का common difference है. 4 months means 1/3, 4/12, 1/3 of an year. तो 1/3 is the common difference. तो 8 नेक्स्ट वाले की हो गई 8 1/3, फिर हो गई 8 2/3, फिर 9 1/3 एंड सो ऑन. If the sum of ages of all the participants is 168 years, sum of ages of all the participants 168, मतलब 168 is sum of all this, मतलब एपी का सम दे रखा है. एपी का सम दे रखा है तो एपी के सम का फॉर्मूला लगा लिया, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट नहीं पता हमारे को, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. सिंप्लीफाई करा, n के अंदर सिंप्लीफाई करते हुए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक जनरेट हो गई, n² प्लस 47n माइनस 1008 इक्वल टू 0. वहां से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मैं इसको कर सकता हूं. अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं भी मिलती है तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है, तो बहुत इजी है, वहां से भी आप इसको कर सकते हैं. आप सिंप्लीफाई करोगे यू गेट वैल्यू ऑफ n एज 16, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो आती है दैट इज रिजेक्टेड. अब n इजिकल टू 16 आ गया, वहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. यू हैव टू फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट इन द पेंटिंग कॉम्पिटिशन. उसकी एज फाइंड करनी थी, मतलब जो एल्डेस्ट है तो लोएस्ट, यंगेस्ट से लेकर के एल्डेस्ट, मतलब लास्ट टर्म आपको nth टर्म निकालनी है. n जैसी आपने निकाला, उसके बाद a प्लस n-1 इंटू डी से आपको वो फाइंड करना है. दैट कम्स आउट टू बी 13. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. अगेन इसमें चॉइस थी. तो फर्स्ट पार्ट, बहुत बार ये क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, बार बार क्लास में बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड पेपर में आने का चांसेस रहते हैं. इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो इसमें सब गिवन है, फिगर गिवन है, तो वहां से अगर हम समझते हैं तो मैं कह सकता हूं ABQ ट्राइंगल एंड ACR ट्राइंगल. ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल डेफिनेटली क्या है, सिमिलर है. क्यों? यहां पर 90 का एंगल है, यहां पर 90 का एंगल है. ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है. तो ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया. तो वहां से मैं रेशियो लिख सकता हूं y/z इज इक्वल टू AB/AC. ये लिख दिया. सिमिलरली मेरे को x को भी इन्वॉल्व करना था, तो इधर से आ जाते हैं. तो यहां पर अगर आप देखो तो CQB और CPA ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल भी डेफिनेटली क्या है, सिमिलर है. तो वहां से मेरे को ये रेशियो मिल जाएगी y/x इज इक्वल टू BC/AC. ये मिल गया. अब जैसे ही ये मेरे को फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस मिली, तो वहां से ध्यान में आ जाता है, मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड करूंगा. जैसे ही मैंने 1 और 2 को ऐड करा, आई कैन टेक y कॉमन. 1/z प्लस 1/x इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम थे AC, तो ऊपर आ गया AB प्लस BC. AB प्लस BC इज नथिंग बट AC. वो उसके साथ कैंसिल ही हो गया, तो कुछ भी नहीं बना. 1/z प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/y. यही हमने प्रूव करना था. इट वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसी का बी पार्ट, ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है. ये दो क्वेश्चन है, एक 12th और एक 14th. मैंने बताया था दोनों में से एक जरूर आएगा. देखो सिंपल वाला आ गया, कुछ भी नहीं था इसमें. साइड्स AB, BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC are proportional to the sides PQ, QR and median PM of triangle PQR. We have to show these two triangles ABC and PQR are similar. तो जैसे ही आपको ये गिवन था AB/PQ, BC/QR, AD/PM, जो लिखा था उसको मैंने लिखा, तो वहां से BC की जगह मैंने कर दिया हाफ BC और QR की जगह कर दिया हाफ QR, क्योंकि रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं आता उससे, क्योंकि ये 1/2, तो बेसिकली सेम ही चीज बन गई. तो AB/PQ और हाफ BC की बात करें, क्योंकि ये मीडियन है, तो हाफ BC मतलब BD, हाफ QR का मतलब हो गया QM. तो वहां से मेरे पास बन गया, ये जो दो छोटे ट्राइंगल्स बन गए, ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय SSS रूल. SSS रूल से सिमिलरिटी आई, तो बाय CPST मैं कह सकता हूं एंगल B और एंगल Q क्या है, इक्वल. और जैसे ही मैंने बोला एंगल B और एंगल Q इक्वल है, तो अब बड़े ट्राइंगल पे वापस आ जाएं. तो AB/PQ गिवन था हमारे को BC/QR के इक्वल, और एंगल B और एंगल Q इक्वल हो गए, तो डेफिनेटली बड़े ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो गए. किससे? SAS रूल्स. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 35.
A vessel is in the form of an inverted cone. A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 and radius of its top is 5, which is open. It is filled with water up to the brim. ये पूरा पानी से भरा हुआ. When lead shot, each of which is a sphere of radius 0.5 are dropped into the vessel. अब ये पूरा का पूरा पानी से भरा है. जब आप इसके अंदर स्फेरिकल lead shots डालोगे तो पानी क्या होगा? बाहर आ जाएगा, ओवरफ्लो करेगा. तो व्हाट दे से 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. इसमें जितना पानी है 1/4 बाहर आ गया. अब 1/4 बाहर क्यों आया? क्योंकि आपने पहले वो पूरा भरा हुआ था, उसके अंदर लेड शॉट्स डाले, तो लेड शॉट्स ने पानी की स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया, तो पानी बाहर आ गया. तो यहां पे कंपैरिजन क्या होगा भाई? कितना पानी बाहर आएगा? जितने लेड शॉट्स अंदर गए. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट, तो 1/4 वाटर इसका, तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 pi r square h will be equal to the volume of spherical lead shots put into it. हमें नहीं पता कितने हैं, we have to find the number of lead shots, so let it be n into 4/3 pi r cube, that is volume of one spherical lead shot. तो 4/3 pi r cube मैंने वैल्यूज पुट करी, सिंप्लीफाई करा, वहां से मेरे पास नंबर ऑफ लेड शॉट्स आ गई 100. आगे चलते हैं. नाउ पासिंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन, लास्ट 3 क्वेश्चंस, केस स्टडी. 5 मार्क क्वेश्चंस हो गए हमारे. अब आ गई केस स्टडी. केस स्टडी 1 क्या बोला है? A garden designer is planning a rectangular lawn that is to be surrounded by a uniform walkway. ये इसकी पिक्चर दे रखी है, ये एक डायग्राम दिया था. इसके आगे देखते हैं. The total area of the lawn and the walkway is 360 square meters. Width of the walkway is same on all sides. The dimensions of the lawn itself are 12 meters by 10 meters. Based on the information given above, we have to answer these questions. पहले में वो बोलता है formulate the quadratic representing the total area of the lawn and the walkway. ठीक है. Taking the width of the walkway as x. तो इसके अंदर अगर आप ध्यान दो तो width को x ले लिया, अंदर जो lawn है उसकी डायमेंशन दे दी. अब आपको क्या करना है? We have to formulate the quadratic equation representing the total area of lawn and walkway. Lawn और walkway का total area, lawn and walkway का total area represent करने के लिए एक quadratic equation लिखनी है. अब वो quadratic equation कैसे लिख सकते हैं? उसके लिए भाई ये 12 था, width x है, x इधर, तो जैसे ही आपने टोटल करी तो ये आ गया 12 + 2x, और जैसे इधर बात करी ये आ गया 10 + 2x. क्लियर? तो यहां से मैं लिख सकता हूं 12 + 2x इंटू 10 + 2x एरिया, और टोटल एरिया 360 गिवन था, तो 360 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करा तो यहां से मेरे को एक क्वाड्रेटिक मिल गई, दैट कम्स आउट टू बी x² + 11x - 60 इज इक्वल टू 0. दैट वाज द फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हमारे को ये बोला था. हाँ जी. इसका सेकंड क्या था? सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द विड्थ ऑफ द वॉकवे. अब आपको इसको सॉल्व करना है टू फाइंड द विड्थ. तो x फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करा, तो वहां से x आ गया 4, तो विड्थ आ गई हमारे पास, विड्थ ऑफ द वॉकवे x, दैट इज 4. और पार्ट में क्या था? If the cost of paving the walkway at the rate of ₹50 per square meter is 12,000, calculate the area of the walkway. Area of the walkway आपको निकालना. अब कॉस्ट दे दी और पार्ट के अंदर 12,000, रेट दे दिया 50 पर मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ वॉकवे निकालना है. टोटल कॉस्ट पता है, रेट पता है, टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द एरिया एज 240 मीटर स्क्वायर. थर्ड पार्ट में क्या करना था हमारे को, देख लेते हैं. थर्ड पार्ट था फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लॉन. लॉन का पेरीमीटर निकालना. अब लॉन कौन सा है? लॉन दिस वन, ये जो बीच में बना हुआ है ये लॉन है. इसकी डायमेंशन क्या है? 12, 10. रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L + B, दैट कम्स आउट टू बी 44 मीटर. वेरी सिंपल केस स्टडी. आगे चलते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ लेते हैं। अ लाइट हाउस स्टैंड्स ऑन अ क्लिफ बाय द सी वॉचिंग ओवर शिप्स दैट पास बाय। वन डे अ शिप इज सीन एट शोर एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस के टॉप से ये फिगर बनी हुई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहां से जब देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गए 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एज इट मूव्स फ्रॉम P टू पॉइंट Q। शिप मूव्स फ्रॉम P टू पॉइंट Q। द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 50 मीटर्स। हाइट ऑफ लाइट हाउस दे दी आपको 50 मीटर्स। अब इसके अंदर क्या करना था देखते हैं क्वेश्चन क्या करने। फर्स्ट इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन इट इज एट Q where the angle of depression is 45 degree. एंगल ऑफ डिप्रेशन जब 45 डिग्री है, Q का लाइट हाउस से शिप का जो डिस्टेंस है ये फाइंड करना है। मतलब वी नीड टू फाइंड AQ। AQ लेंथ फाइंड करनी है। तो इस ट्राइंगल QAB के अंदर अगर मैं देखूं तो ये 50 था, ये हमने फाइंड करना था, ये 45 डिग्री था, तो वहां से ये वाला एंगल भी 45 डिग्री आ जाएगा। तो 50 अपॉन AQ इज इक्वल टू tan 45 दैट इज 1। तो वहां से मेरे पास AQ की लेंथ आ गई, AQ की लेंथ आ गई 50 मीटर। क्लियर। सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना था, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल PBA एंड एंगल QBA। PBA और QBA, PBA यहां पे 90 का एंगल है, ये वाला एंगल यहां से मिल गया मेरे को 30 डिग्री। अब ये 90 है, ये 30 है, तो PBA में एंगल मेरे को मिल गया 60 डिग्री। QBA की बात करिए, इस वाले एंगल की बात करिए, तो ये 45 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल भी मेरे को मिल गया 45 डिग्री। क्या कराने के लिए थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में क्या करना था देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। P और Q में कितना डिस्टेंस कवर करा है शिप में, देखते हैं। हाँ जी, P और Q ये डिस्टेंस फाइंड करना था, PQ डिस्टेंस। अब मेरे को कौन सा डिस्टेंस पता है, AQ डिस्टेंस हमने फाइंड करा था। अगर मैं बड़े ट्राइंगल में चला जाऊं तो मैं AP डिस्टेंस भी फाइंड कर सकता हूं बड़े इजीली। PBA में जैसे ही मैंने लगाया 50 अपॉन AP, tan 30 आ गया, tan 30 की वैल्यू 1/√3, वहां से सिंप्लीफाई करा तो AP कम्स आउट टू बी 50√3। अब AP भी आ गया, AQ भी आ गया, तो वहां से मैं PQ की लेंथ बता सकता हूं, वो चीज हो जाए। ठीक है, तो PQ की लेंथ आ जाती है 50 इंटू √3 - 1 मीटर। इसका और पार्ट, इफ द शिप continues towards the shore and takes 10 minutes to travel from Q to A, calculate the speed of the ship in kilometers per hour from Q to A। हाँ जी, Q से A तक जाने के लिए स्पीड हमने निकालनी है। टाइम दे रखा है, इफ इट टेक्स 10 मिनट्स फ्रॉम Q to A। हमने A to Q डिस्टेंस तो निकाल ही लिया था 50, और टाइम लगा 10 मिनट्स। तो यहां से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मेरे पास मीटर पर मिनट के अंदर स्पीड आ गई 5 मीटर पर मिनट। 5 मीटर पर मिनट तो आ गई। अब मेरे को किलोमीटर पर आवर में निकालना था, तो 5 डिवाइडेड बाय 1000, ये मिनट का था, पर आवर करना है तो इंटू 60। जैसे ही मैंने सिंप्लीफाई करा 30/100 किलोमीटर, 0.3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। आगे चलते हैं। Last question, case study 3. The Indian Meteorological Department observes seasonal annual rainfall every year in different subdivisions. It helps them to compare and analyze the results. Table below shows subdivision-wise seasonal monsoon rainfall in millimeter in 2023. तो रेनफॉल दे दी मिलीमीटर के अंदर, नंबर ऑफ सब डिविजन इन द कंट्री दे दिए IMD डिपार्टमेंट ने। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है राइट द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास बतानी है। अब भाई किसी भी डेटा में से मॉडल क्लास कैसे बताते हैं, द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 7, इसके कॉरस्पॉन्ड है 600 to 800। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, मॉडल क्लास इज 600 to 800। सेकेंड पार्ट देखें,
फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, और पार्ट में था फाइंड द मीन रेनफॉल इन द सीजन। तो मीडियन निकालना है, मीन निकालना है, इनमें चॉइस थी। तो देखते हैं अब इसमें से अगर मेरे को मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए भाई, ये तो फ्रीक्वेंसीज हो गई, तो मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 18 21 24 फ्रीक्वेंसीज निकाल। अब मीडियन का फॉर्मूला मेरे को पता है क्या होता है, L + n/2 - CF/F इंटू ऑफकोर्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास की होती है, तो उसके अंदर मैं वैल्यूज रखता हूं। तो उसके लिए मीडियन क्लास लोकेट करनी है, तो मीडियन क्लास के लिए क्या करेंगे, n/2 निकाला, 24/2 दैट इज 12। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से चेक करेंगे, 3 तक आ गया, 7 तक आ गया, 14 तक आ गया, तो 7 से 14 तक सारी वैल्यूज इसके अंदर है। तो मीडियन क्लास आ गई 600 to 800। तो फॉर्मूले में यहां पे जैसे ही वैल्यूज प्लेस करी हमने, तो 600 प्लस ये करा, सिंप्लीफाई करा, 5200/7 दैट इज 742.85, ये आ गया मीडियन। इसी का और पार्ट था के अंदर हमने क्या फाइंड करना था, मीन फाइंड करना था। मीन फाइंड करने के लिए हमने क्या करा, जो मेथड है एक्साइज निकाल लिए, एक्साई होते हैं क्लास पास मिड वैल्यूज निकालने, फिर DI, इसमें से इसको एज्यूम्ड मीन ले लिया, तो -200 -400 -600 200 400 ये कर लिया, फिर UIs निकाल लिए, FI UI निकाल लिया, फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करके। मीन का फॉर्मूला हमारे को पता है, A + ∑FI UI / ∑FI × H। इसके अंदर मैंने वैल्यूज प्लेस करी, 900 प्लस सिंप्लीफाई करता हुआ मीन आ गया मेरे पास 775 मिलीमीटर। तो मीडियन हमने निकाल लिया था 742.85 मिलीमीटर, मीन निकालना है 25 मिलीमीटर। और इसका जो लास्ट पार्ट था उसमें क्या था, इफ अ सब डिवीजन हैविंग एटलीस्ट 800 मिलीमीटर रेनफॉल during monsoon season is considered a good rainfall subdivision, then how many subdivisions had good rainfall? सिर्फ ये कैलकुलेट करना था 800 या उससे ज्यादा रेनफॉल वाली टोटल कितनी सब डिविजन हैं। तो यहां पे जैसे ही हम डेटा में चेक करते हैं 800 और उससे ज्यादा, तो यहां तक तो आएगा नहीं 800 के ज्यादा, तो 800 से इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन 4 + 3 + 3 दैट इज 10। तो थर्ड पार्ट का जो फाइनल आंसर है दैट इज 10। एंड दिस कंक्लूड्स द डिस्कशन ऑफ सेट 1 ऑफ दिस पेपर। पंचकुला रीजन का सेट 1 हमने डिस्कस कर दिया है। शॉर्टली वी विल बी कमिंग अप विद द डिस्कशन ऑफ सेट 2 एंड सेट 3, वो भी जल्दी आने वाली है। अपने स्कोर्स को जल्दी से टैली करो, देखो और मुझे बताओ मैसेज के अंदर कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है। होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द डिस्कशन। डू शेयर द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड गिव योर कमेंट्स। थैंक यू।